Hello everybody, welcome to Elements of Electrical Engineering revision class. Today, in this video, we are going to cover 3 units. First, review of various terms. Second, electromagnetic induction. Third, types of circuit and Kirchhoff's law. So, let's start. So, do you all know about electricity? क्या आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है? Well, electricity is a form of energy. इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, उसको आप बहुत ही आसानी से किसी भी और फॉर्म में चेंज कर सकते हो. मतलब इट इज़ ईजी टू ट्रांसफॉर्म. ठीक है, आप इससे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आप हीटर का यूज़ करते हो, है ना. तो हीटर बेसिकली क्या करता है? हीटर इज़ नथिंग बट वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपका हीट एनर्जी में बना देता है. ओके, तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम सभी को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम साइंस के तौर पे कैसे डिफाइन करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट, इस चीज़ को मैं ज़रा अच्छे से लिखूंगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी ई के ऊपर ऐसा साइन लगा होता है ना, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दिया. ओके, तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अच्छा, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में. हमने अभी पढ़ा दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली. तो अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनसे हम कोई भी एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, या बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं. कैसे? सन से हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं, विंड से हम विंड एनर्जी, वैसी टाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड मिल, न्यूक्लियर, है ना, सी वेव्स और बायोमास. ओके, बस बेसिकली ये सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. ये एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये बेसिकली 8 तरीके की हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस पे. अब ये एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. बेसिकली सबसे पहला एडवांटेज है दैट इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. मतलब ये कि आपको भी पता है कि हमारे घर में जो बिजली आती है, दैट इज़ नथिंग बट लाइक 1 यूनिट जो है उसका, दैट कॉस्ट अराउंड 5 to 10 रुपीज़ ओनली, है ना. या हो सकता है ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया हो, ये वैसे भी हर जगह के उस पर डिपेंड करता है. बट इट इज़ लाइक वेरी इकोनॉमिकल, हर कोई इसे खरीद सकता है. ओके, हो सकता है इसकी 2 रुपीज़ भी हो, जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम मैंने चेक करा था. ओके, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, दैट इज़ वेरी इजी टू हैंडल. इसका मतलब ये कि अब आप समझो, ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम. ओके, और ये एक जगह है BSES. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एक पोल पे आती है, और उस पोल से वो मेरे घर पे आई जाती है ना. तो अगर आप देखो तो
ये बहुत ही फास्टली हो रहा है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, राइट? कंपेयर्ड टू, अगर आप समझो वही, अगर हमें घर के अंदर जो एनर्जी चाहिए, अगर हमें उसमें कोल का यूज़ करना पड़ता तो न जाने कितने सारे ट्रक भर-भर के हर किसी के घर पे कोल जा रहे होते हैं ना फिर। ये मैं एक ट्रक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और कुछ नहीं, जिसके अंदर कोल रखा हुआ है ना? तो ये बिल्कुल फ़ीज़िबल भी नहीं होता। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी ईज़ी टू हैंडल। और आप जैसे अब आप जानते होंगे, है ना, कि इतनी मुश्किल भी नहीं है, मतलब आपने स्विच ऑन करा तो आपकी जो बल्ब है वो ऑन हो गया। ओके, ये एक बल्ब का सिंबल होता है ये। ओके, थर्ड एडवांटेज है दैट इट इज़ क्लीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम, अच्छा, क्लीनलीनेस में भी क्या कि इसके दो हम वर्जन्स देखेंगे, पहला यूज़ के तौर पे और दूसरा जनरेशन के तौर पे। जनरेशन मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो पहले हम यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्लीन है जब हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि हमें कोई स्मोक, है ना? कोई भी हमारे पास स्मोक या कोई भी डस्ट या ऐसे कोई एशेज़ नहीं आते, ठीक है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं। अच्छा आप बताओ, जब आप अपने घर पे कोई भी लाइट ऑन करते हो, तो क्या उससे कुछ ऐश निकलती है? नहीं निकलती ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो बहुत ही क्लीन एनर्जी है यूज़ करने में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ जनरेशन के अंदर, तो जनरेशन के अंदर ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को जब जनरेट करते हैं तो या तो वो वुड से जनरेट होती है, वुड को बर्न करा जाता है, नहीं तो आपको कोल को बर्न करा जाता है। तो उसके अंदर ऐश, स्मोक, है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि हमारे बेसिकली उन्हें क्लीनलीनेस में हम नहीं काउंट करेंगे। ओके? तो बेसिकली यही हुआ कि अगर आपके उसमें क्लीनलीनेस का पॉइंट आता है तो आप इसके दोनों एस्पेक्ट्स लिखोगे, एक यूसेज के अकॉर्डिंग और एक दूसरा जनरेशन के अकॉर्डिंग। ओके? दूसरा ये दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। ओके? ये चौथा आपका एडवांटेज है। मतलब कैसे? ये आप इसे एक तो बहुत आसानी से स्टेप डाउन कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास कोई 220 वोल्ट थे, ठीक है? आप लोग को उसने आसानी से, आपको अगर 6 वोल्ट करना था, तो आप किसी भी एक स्टेप डाउन कर सकते हो किसी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करके। ओके? पाँचवा, नो फ्यूम्स एंड नो स्मोक। ये हमारा उसके अंदर ही आएगा, क्लीनलीनेस के अंदर ही आ सकता है, पर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई फ्यूम्स या कोई स्मोक नहीं बनता जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे होते हो। नेक्स्ट इट इज़ ईज़ी टू ऑपरेट। वही, जैसे आपने स्विच ऑन करा, है ना? वो तो आपने ऑन कर दिया। आपको उसकी तरह नहीं, कोल की तरह नहीं कि आपको पहले कोल को जलाना भी पड़ेगा ना, आपको लाइट करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के अलग-अलग हीटिंग रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। ओके? So now let's come on to the second topic, that is electric potential. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम आ रहे हैं, तो उसके अंदर आने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, दैट इज़ कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अगर इस वीडियो में आप इन दोनों को कहीं देखो तो इनका मतलब सेम ही होता है। ओके? अभी आगे जाके आपको इन दोनों का मतलब अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बस अभी आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। ओके? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। मतलब आप ये समझो कि मेरे पास एक ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है? एक चार्ज्ड मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है? तो इसकी काम करने की कितनी क्षमता है, उस कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक 2 केजीज़ का ब्लॉक है मेरे पास, और मेरा जो ये इंसान है ये इसे पुश कर रहा है। तो जब इसे पुश करेगा तो इसकी पुश करने की इसके पास कुछ एनर्जी होगी, कुछ पावर होगी, मतलब एक लिमिट होगी ना बेसिकली। नहीं तो एक एक टाइम के बाद ये थक जाएगा, उसे पुश करना रोक देगा। एक किसी डिस्टेंस पे आके ये पुश करना रुक जाएगा, वो ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट पे आ जाएगा, है ना? तो उसकी कैपेसिटी को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। और अब हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहते हैं, तो हम यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम तब कहते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कि एक उसके काम करने की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है?
अब हम इसके फॉर्मूले पर आते हैं। अब एक चार्ज्ड बॉडी ने अपना काम करा है, दैट इज बेसिकली वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यही इसका फॉर्मूला है। हम V इज नथिंग बट आर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और ये वर्क डन है, और Q इज नथिंग बट आर चार्ज। So V equals to WT upon Q, that is electrical potential is equals to work done upon charge. So now what is 1 volt? तो 1 volt हम क्या बोलेंगे? 1 volt is nothing but 1 joule of work that is done to charge a body to 1 coulomb. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट इज बेसिकली कि आपके पास एक पार्टिकल था, ठीक है। जब आपने इस पार्टिकल के ऊपर 1 जूल, जूल इज यूनिट ऑफ वर्क डन, ओके, तो जब आपने इस पार्टिकल के ऊपर 1 जूल वर्क करा और उसके ऊपर 1 कूलाम, कूलाम इज यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसके ऊपर जब 1 कूलाम चार्ज आ गया, ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था वो कितना था? वो था 1 वोल्ट। वोल्ट को आप V से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, और आप वोल्ट को VOLT भी लिख सकते हो, और वोल्ट इज बेसिकली नथिंग बट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि आप समझो कि दो मेरे पास पार्टिकल्स थे, ठीक है, लेट्स नेम देम A एंड B। दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। अब मेरे पास A की जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, वो मेरे पास था 10 वोल्ट, और मेरे पास B का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था वो था मेरे पास 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन एनी टू चार्ज्ड बॉडी। इन दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को V से डिनोट करूंगा ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, तो वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो अक्सर हमें क्वेश्चंस में दिया होता है V वोल्ट के नाम से, ठीक है। इसलिए ये दोनों बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हमें एक सर्किट दिया जाता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक सर्किट बनाता हूँ यहाँ पे, ये मेरी बैटरी है, ठीक है, ये मैंने बल्ब बना दिया और ये यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, मैंने स्विच नहीं बनाया ना, स्विच बना देता हूँ। ठीक है, तो एक मेरा स्विच है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम बैटरी, इसे कहेंगे हम बल्ब, इसे कहेंगे हम स्विच। तो अब मैं क्या आपको बता रहा था कि जैसे ये मेरी बैटरी है ना, तो अब मेरी बैटरी के अंदर हमें क्वेश्चंस में दिया जाता है कि यहाँ पे 6 वोल्ट है, क्या? इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कई जगह पे आपको यही मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहा गया है, ठीक है, जो कि कभी कभार हम इन दोनों टर्म्स को एक जैसे ले लेते हैं, पर ये होते नहीं है। मैंने अभी अभी आपको इसका मतलब बता दिया है, ओके। तो अगर आपको कहीं दिखा जाए तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसका ये नहीं कि आप कोई और मतलब ले लो, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग ओनली। खासकर ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा टर्म या कुछ ऐसा आपको लग नहीं रहा, ओके। रिक्वायरमेंट, yes, so this is nothing but basically our potential difference. So now let's come on to electric current. तो हम सभी को पता है कि metals हमारे एक एलिमेंट हैं। metals are nothing but a type of element. हमारी इस धरती पर एक तरीके के मटेरियल हैं metals, ठीक है। तो मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास एक
फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं अक्सर कि जैसे मटेरियल्स लाइक मेटल्स लाइक सोडियम, है ना, या फिर मैग्नीशियम, इनके पास आप पढ़ते हो कि +2 चार्ज होता है, इनका +1 चार्ज होता है ना। तो मतलब अब ऐसे मेटल्स जो होते हैं ना, ये +1 +2 जो है, ये बेसिकली नथिंग बट दे आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके शेल के अंदर। अब आप समझो, ये मैं जैसे एक शेल बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। फर्स्ट में आप समझो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, ठीक है। और आप समझो मैंने जस्ट अभी यहाँ पे एक ये बना दिया है। तो अगर आप देखो ध्यान से, जैसे ये एक तरीके का मेटल है जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो जो भी मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जिनके पास एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें अक्सर हम मेटल्स कहते हैं, ओके। चलो, ये बेसिकली केमिस्ट्री का पूरा वो था। ओके, तो मेटल्स मतलब वो जिनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो जो मेटल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब हमने अभी भी पढ़ा दैट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं दैट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने बोला कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब ये है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे, जो मैंने यहाँ पे अपना सर्किट बनाया हुआ है ये वाला, अगर आप इसके अंदर बड़े ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना, मैं अभी आपको येलो से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक मेटल कंडक्टर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बताई है। जब तक मेरा कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आपका इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने नहीं अप्लाई कर रखा है, तो ये उन सब की डायरेक्शन है, ठीक है। बेसिकली उनकी डायरेक्शन कैसी है, रैंडम डायरेक्शन है, ओके। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, उसी समय क्या हुआ कि इन सब की जो ये डायरेक्शन थी ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स की, वो ऐसी हो गई, ओके। और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मेरी ये हो गई, ठीक है। और मेरे करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मतलब मेरा करंट ऐसे 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 जा रहा है। अब हम अगर इस चीज़ को भी ध्यान से बड़े ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। तो इस चीज़ को भी आपको अपने माइंड में रखना है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बल्कि हमारा जो करंट है दैट गोज फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं करंट को ग्रीन से बना देता हूँ ताकि आपकी हेल्प रहे, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को मैं ब्लू से थोड़ा सा, ताकि ये आपको हेल्प करे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझाया हुआ है मैंने यहाँ पे भी, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, दैट इज I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, दैट I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे मेरा I क्या है, यहाँ पे मेरा I इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। और मेरा Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। तो अब 1 कूलम चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज इज नथिंग
ओह आई मीन टू से कि मेरा 1 एम्पेयर करंट क्या है, 1 एम्पेयर करंट इज नथिंग बट जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ट्रैवल करे तो उसे मैं बोलूँगा दैट 1 एम्पेयर करंट इज देयर। ठीक है, चलो अब हम आगे आ जाते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पर, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, मैं आपको एक फ्रेश डायग्राम में समझा के दिखाता हूँ। ओके, एज्यूम करो ये मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है। ओके, और अब इसके अंदर क्या है कि मेरे इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर, अभी हमने पढ़ा कि एक मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं इसके अंदर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स मैं इसमें बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ब्लू कलर से। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मेरे मेटालिक कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं, मेरे मेटालिक कंडक्टर के अंदर और भी एटम्स होंगे, है ना, और भी दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, है ना, अलग अलग। तो ये आप समझो, ये रेड से जो मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट द डिफरेंट एटम्स। ओके, यहाँ पे बना देते हैं ऐसे तैसे, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली मेरे एटम्स हैं। अब मैंने क्या करा, जब मैंने मेरे इस, हाँ ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब मैंने मेरे इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तो जब मैंने इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा, तो मेरे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन कर रहे थे, वो अब एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। लेकिन जब वो फ्लो करेंगे ना, तो जो मेरे ये एटम्स थे ना दूसरे वाले, मेरे इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से कोलाइड करेंगे। ठीक है, जिनकी वजह से इनका जो फ्लो है, उस फ्लो के अंदर थोड़ी सी क्या आएगी, रुकावट आएगी। ठीक है, थोड़ी सी ऑपोजिशन आएगी। ठीक है, सो बेसिकली दैट ऑपोजिशन इज ओनली कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट ऑपोजिशन इज रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने। द ऑपोजिशन, देखो मैंने यहाँ पढ़ो, द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, OHM। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये कुछ ऐसा सा सिंबल होता है, इसे ओमेगा कहते हैं। ओके, तो हम कब बोलेंगे कि हमारे उस मेटालिक कंडक्टर ने 1 ओम रेजिस्टेंस दिया है, जब 1 एम्पियर करंट से हीट जनरेट होती है कितनी, 1 जूल या 0.24 कैलोरीज। ओके, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दैट कि रेजिस्टेंस जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ योर कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, द टेम्परेचर, द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब हम इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इनका रिलेशन कुछ ऐसा है दैट रेजिस्टेंस इज here denoted by R. Okay, that resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area, directly proportional to temperature and directly proportional to the nature of material. Okay, तो अब हम इन सब चीज़ों को आपस में अगर हमने जब देखा, तो ऑब्जर्व करा कि हमारे पास एक ऐसा सा एक फॉर्मूला आ रहा है। इसी को हम कहते हैं दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। अब ये रो क्या है, यहाँ पे इस सिंबल को रो कहते हैं। ओके, इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, और इस रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है, दैट इज नथिंग बट द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक पे, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इज नथिंग बट कि हमारे पास एक सर्किट है,
और उस सर्किट के अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस R है, तो देयर इज डेफिनेटली अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ओम्स लॉ। मतलब अगर हमारे पास जो सर्किट है उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, V हमारे पास इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है और R रेजिस्टेंस है, तो उन तीनों में हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर्स is directly proportional to the potential difference between them, provided that all the physical conditions do not change, like temperature. Okay? इसका मतलब यही कि अगर आपके पास एक दो कंडक्टर हैं, उन दो कंडक्टर के बीच में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है ना, और बेसिकली ये तब तक रहेगा, कब तक, जब तक ऑल फिजिकल कंडीशंस डू नॉट चेंज। ठीक है, यही इसका मतलब है। अब इसकी हम मैथमेटिकली देखें, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR। अब R क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसे हमने अभी अभी रेजिस्टेंस को पढ़ा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो दैट V अपॉन I इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट K एंड दैट K इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है? अब आप समझो कि मेरे पास एक रेजिस्टर था, या मेरे पास एक ये मेटालिक कंडक्टर समझ लो, अभी हमने वही पढ़ा है। तो मेटालिक कंडक्टर था, ठीक है। अब उस मेटालिक कंडक्टर के दो पॉइंट्स थे, एक था स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से करंट एंटर करा, और एक था बी पॉइंट जहाँ से करंट जो है मेरा एग्जिट करा। ओके, तो अब वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट मेरे इस मेटालिक कंडक्टर ने कितनी वोल्टेज ली है, ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है इन दो जगहों के बीच में, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 वोल्ट का था, करंट जा रहा था, यहाँ से ऐसे ऐसे गया 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 गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या था, 6 वोल्ट। और समझो यहाँ पे मैंने एक मेटालिक कंडक्टर की बजाय एक ना बल्ब का उपयोग करा था मैंने, आई हैड यूज्ड अ बल्ब हियर। ठीक है, और उस बल्ब पे रेटिंग थी कि अगर ये जलेगा ना तो ये 6 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस लेता है। तो समझो इसने 6 वोल्ट इसने अपना कंज्यूम करा, और फिर इसने क्या करा, उसने फिर लाइट दे दी। ठीक है, तो जब फिर मेरा क्या हुआ, मेरा जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट में मेरा कितना करंट बचा, बी पॉइंट पे मेरी कितनी वोल्टेज बची, 0। ठीक है, तो मतलब ए पॉइंट पे 6 थी, बी पॉइंट पे 0 थी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई, तो आप बोल देंगे कि वोल्टेज ड्रॉप हुई 6 वोल्ट्स। ओके, दैट इज नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो अब एक और टर्म आता है दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जितनी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो अपनी बैटरी से, दैट हैपेंस ड्यू टू अ फोर्स नोन एज ईएमएफ। इसको आप अपनी 12th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, I'll be explaining it in the double E section. Okay, so I'm be again explaining it, अगर आपको अभी कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है। और लाइक अभी के लिए, बहरहाल के लिए आप ये कह सकते हो that EMF is same as the potential difference. Okay, so now let's come on to the sixth topic, that is electrical energy. So what is electrical energy? Electrical energy is कि एक मेरे पास मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर से मेरा करंट जो है वो जा रहा है। ओके, तो अब मेरा करंट जा रहा था, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी बाई क्यू, यानी V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसी फॉर्मूला का मैंने यूज करके क्या लिखा, यहाँ पे देखते हैं, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू था ना, तो मैंने यही कर दिया दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बस मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अभी वर्क डन जो है ना, दैट इज माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब
मतलब यही कि आप सभी को पता होना चाहिए दैट वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है दे आर वन और द सेम थिंग। मतलब फिजिक्स के अंदर हम नॉर्मली इन सबको सेम ही कह सकते हैं, दे आर नॉट द सेम बट येस फॉर मैथमेटिकली हम इन दोनों को सेम मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जब फिजिक्स के अंदर हम कुछ कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं तो इसलिए मैंने बोला कि हम फिजिक्स में भी इनको सेम मान लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू वी आई टी। अच्छा, अब ये कहाँ से आया? अभी हमने ये भी पढ़ा था दैट आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, पढ़ा था ना। तो मतलब Q इक्वल टू कितना हो गया, आई टी। तो यहाँ से ये आ गया दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू वी आई टी। अब वही हमने यहाँ पे भी कर दिया दैट वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये कहाँ से आया? ये आया आपका V इक्वल टू आई आर से। ये क्या होता है? ओम्स लॉ। ओके, ये यहाँ से आ गया। अब हमारे पास यूनिट क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? तो यूनिट होती है हमारे पास जूल या फिर वॉट सेकेंड। अब एक होती है कमर्शियल यूनिट, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो एक कमर्शियल यूनिट होती है दैट इज 1 किलोवाट आवर। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे घर पे जो आती है ना, जो भी हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब दैट इज नथिंग बट 1 into किलो वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, बस वही होता है। सो 36 इंटू 10⁵ और 36 इंटू 10⁵ जूल्स। अच्छा, वॉट क्या है? आप सभी ने सोचा होगा कि भाई वॉट क्या है यहाँ पे। तो वॉट इज नथिंग बट द पावर। अभी हम उसी टॉपिक पे आ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको भी बताया नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज योर पावर। यानी P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी बाई टी। P यहाँ पे क्या है? मेरा पावर। अब डब्ल्यू टी बाई टी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस की वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ दैट P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, 1 वाट पावर क्या होगी? जब हमने 1 वोल्ट करंट, आई मीन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था 1 एम्पियर करंट के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसे कह सकते हैं, इसकी यूनिट होती है वाट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरी यूनिट पर। इसी के साथ हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी यूनिट पर दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल अबाउट मैग्नेट से आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी या करंट को जनरेट करते हैं। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, यही मैंने अभी आपको बताया था। और अभी आपके लिए दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। वो क्या होती है? अब आप सभी को पता होगा कि हमारे पास एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट मैंने बनाने की कोशिश करी है। मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। क्लास 10th की फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो निकलती हैं और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इन्हीं फील्ड लाइंस को हम यहाँ पे फ्लक्स कहते हैं। ये जो है ना, इसी चीज़ को हमने फ्लक्स का नाम दिया है, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो इसी चीज़ को हमने फ्लक्स बोला है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने क्या करा कि हमारे पास एक सर्किट था। मैं आपको फ्रेश डायग्राम से बनाता हूँ एक बार। हमारे पास क्या था? एक सर्किट था। तो ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक अपना मेटालिक कंडक्टर लिया है जिसके ऊपर मैंने कॉइल बांध रखी है, और फिर मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लिया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इससे हम बेसिकली अगर हमारे ज़रा सी भी ईएमएफ जनरेट हुई हमारे इस सर्किट के अंदर, तो वो हमें पता चल जाएगा बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर नीडल, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और 2 ये बेसिकली डायरेक्शन लिखी है मैंने। मतलब ये कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो 2 पे पॉइंट करेगा, 0 पे पॉइंट करेगा, 1 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो तो अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि मेरे पास था एक बार मैग्नेट,
ठीक है, ये था नॉर्थ, ये था साउथ। और मेरे पास इस मैग्नेट से मेरी निकल रही थी मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। और फिर मैंने क्या करा कि ये जो बेसिकली मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही थी ना, मैंने अपने मैग्नेट को मैं पास लेके गया और दूर लेके आया, इधर 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 इधर। जब मैंने ये करा तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि मेरा जो ये था ना सर्किट, ये एक स्टेशनरी है, मतलब एक स्टैटिक पे है, ये रुका हुआ है, और ये मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक है जो हमें पता चली। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब मैं अपना जो बार मैग्नेट है, जब मैं उसे इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसे यहाँ पे देखो, मैंने दिखाया है आपको, ये जो मेरा बार मैग्नेट है जब वो इधर जा रहा है तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है ना वो 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब मतलब ये कि जब मैंने मेरा बार मैग्नेट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ ऐसे, तो मेरा गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है ना वो 1 पे पॉइंट कर रहा है। और मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। और जब मैं अपने बार मैग्नेट को पीछे लेके जा रहा हूँ, मतलब यहाँ था और पीछे लेके जा रहा हूँ, तो तब इस डायरेक्शन में, तो मेरा बार मैग्नेट पीछे लेके जाने की वजह से मेरी जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आई वो कुछ 2 पे आई। ठीक है, तो इसी चीज़ को मेरे को पता चला कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रही है ना, अब डिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्लेक्शन होती है जब मेरा गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो कभी 1 पे आ रही है, कभी 2 पे आ रही है, कभी 1 पे आ रही है, तो इसी चीज़ को डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन से मेरे को क्या पता चला कि मेरे इस मैग्नेट की मूवमेंट से, मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से मेरे पास ईएमएफ जनरेट हो रहा है। बेसिकली एक ईएमएफ है जो कि मेरे इस सर्किट के अंदर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल की वजह से वो डिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, मतलब जब हमारी फ्लक्स चेंज होती है ना, सिर्फ तभी आती है। अच्छा, फ्लक्स चेंज मतलब यही कि जब मैं अब मेरे जो बार मैग्नेट है उसको इधर और उधर लेके जा रहा हूँ, तो मेरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो यहाँ से ऐसे निकल रही थी ना, वो भी इसके साथ कांटेक्ट में आती है। जब वो कांटेक्ट में आती है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं उसका स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उसकी फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है हमारे ईएमएफ की? दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, now let's talk about the Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction states that in a magnetic field, मतलब जब हमारे पास, सब समझो कि यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट था, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ठीक है, तो जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने जब एक अपना यहाँ पे कंडक्टर रखा और जब मैं उसे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो मेरे इस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से एक ईएमएफ बन रही है। बेसिकली वो डिफ्लेक्शन जो आती है ना गैल्वेनोमीटर के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो है मैंने, ये मेरा कंडक्टर है ना, जो सी से मार्क करा हुआ है मैंने, ये मेरा सी से मार्क करा हुआ मेरा कंडक्टर है। ओके, ये मेरा मैग्नेटिक पोल्स है, ये मेरी गैल्वेनोमीटर है। तो मेरा गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है कब? जब मैंने मेरे कंडक्टर को ऊपर या नीचे ऐसे मोशन में करा है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा कंडक्टर जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है मेरे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो मेरे इस सर्किट के अंदर कुछ ईएमएफ बन रही है। ओके, मतलब देयर इज सम ईएमएफ, ठीक है। लेकिन वो ईएमएफ मुझे कब देखने को नहीं मिली, जब मैंने उसे पैरेलली मूव करा है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड, या बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। तो वो कहता है कि जो भी आपकी ईएमएफ बनती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स चेंज। मतलब मतलब जो जो मेरी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ना, जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है मेरे इस आगे और पीछे की मोशन की वजह से, जो जो वो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा ईएमएफ। ओके, अब इस चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को मैं बोलूँगा आपको याद कर लेना चाहिए। दैट इज ई इज इक्वल्स टू एन phi 2 minus phi 1 upon time, ठीक है। E is nothing but EMF, N is number of turns of the coil। मतलब ये जो मेरा कंडक्टर था ना, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने कितनी बार अपनी कॉइल को करा है, उसी को कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। और ये phi 2 minus phi 1 क्या है, चेंज इन द फ्लक्स। T क्या है, टाइम। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट E is equals to n d phi by dt। अब लेंज लॉ क्या है, एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि भाई देखो, हमने अभी जब ऑब्जर्व करी थी हमारी इसमें कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये बेसिकली जब ये रीडिंग थी, ये जब इधर जा रहा था 1 पे था, है ना, तो हमारा वो इधर पॉइंट कर रहा था। जब हमारा ये 2 पे था तो वो इधर पॉइंट कर रहा था। तो बेसिकली इसी चीज़ को बताया गया है लेंज लॉ में कि दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब हमारा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ईएमएफ की डायरेक्शन है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अंदर माइनस का साइन लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। माइनस क्या बताता है, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन। ओके, so now let's move on to the next topic, Fleming's right hand rule। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है, जैसे ये अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ना, हमने अभी इधर ही पढ़ा था ये मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तो ये कहता है कि अगर आप अपना राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे स्ट्रेच करो, मतलब दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपका जो थंब होता है ना, वो बेसिकली अगर आप उस डायरेक्शन में पॉइंट करो जिस डायरेक्शन में आप अपनी मोशन करा रहे हो अपने कंडक्टर का, और अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली आपको एक बात बता देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड को ना हम अक्सर बी से डिनोट करते हैं। ओके, बी से डिनोट करते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर हम अपनी यारी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाएं या फिर हम पॉइंट करें, तो जो हमारी मिडिल फिंगर होगी ना, दैट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। मैंने वो भी यहीं पे लिखा है, दैट थंब टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर टेल्स अस द करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब ये जनरेटर्स के अंदर यूज होता है। जनरेटर्स के अंदर बेसिकली जो जनरेटर्स का प्रिंसिपल होता है ना, तो आप वो कह सकते हो, that is our Fleming's right hand rule। Okay, now let's talk about the Fleming's left hand rule। Yes, so let's talk about Fleming's left hand rule। तो अब ये क्या कहता है, ये उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब आप ये समझो कि अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड को ये बिल्कुल स्ट्रेच करा 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब आपकी थंब, इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री टू ईच अदर है, तो आपका जो
इंडेक्स फिंगर है ना, अगर आप उसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के उसमें पॉइंट करोगे और अपने मिडिल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट करोगे, तो आपका थंब जो है वो आपका मोशन या फिर वो आपका फोर्स बताएगा। किस चीज़ का? आपके कंडक्टर का। ठीक है, इसको आप सभी लोगों ने 10th में पढ़ा होता है। ओके, 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर आता है ना, लास्ट चैप्टर आता है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 12 आता है या 13 आता है, तो उसके अंदर हम सभी ने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक ऐसा मैग्नेट कुछ होता है, ठीक है, और आपके पास एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसके अंदर आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। तो ड्यू टू ऑल दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो कंडक्टर है वो या तो अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड द करंट की डायरेक्शन। ठीक है, बस ये भी मैंने वही लिखा है यहाँ पे। ओके, और ये मोटर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर अनदर यूनिट। यस, तो इसी के साथ हमने हमारी सेकेंड यूनिट भी खत्म कर ली है। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड यूनिट, that is first we'll talk about DC circuit. DC circuit is nothing but when a circuit is there and you use your battery or potential difference voltage, you use a switch and you use a load क्या है हमारे पास? एक बल्ब कह लो आप, इस फिगर में मैंने यूज करा है, और जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्ट करंट, DC। अब इस चीज़ के आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास जो करंट होता है ना, ये सब भी हम हमारी 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बेसिक वो दे रहा हूँ, बस एक जरा सा ब्रीफ को, दैट DC इज डायरेक्ट करंट और AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है ना दैट इज AC, लेकिन जो हम स्टोर करके रखते हैं ना बिजली को दैट इज DC। मतलब कि आपके फ़ोन की बैटरी इज़ अ DC, लेकिन वही आपका जो लाइट है तो वो जिस वजह से जल रही है दैट इज AC करंट। अब इसी बीच में बहुत बच्चों को आता है कि अच्छा, तो हम तो हमारे फ़ोन में तो AC होना चाहिए ना। मैंने पूछा क्यों? बिकॉज यू नो दैट वी चार्ज इट फ्रॉम अ चार्जर एंड ऑल दैट, सो वो तो AC करंट ही हुआ। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो जो चार्जर है ना दैट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द AC करंट टू DC करंट। ओके, और एक और चीज़, DC जो होता है ना दैट इज लो वोल्टेज यूजुअली, आई एम टेलिंग, और AC is high voltage. It is 220 volt and DC is I mean बहुत लो होता है, लाइक 6 वोल्ट हो गया या फिर 10 वोल्ट हो गया या 12 वोल्ट हो गया, जो आप बैटरी देखते हो ना दैट इज ऑल DC। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, साइन वेव की तरह, बिल्कुल साइन वेव का ही फंक्शन होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, और वही DC का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है हमारी। ठीक है, तो यस वी वर टॉकिंग अबाउट DC सर्किट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। Now let's go on to a series circuit. Series circuit is nothing but जब आप अपने सर्किट के अंदर हमारे जो रेजिस्टर्स हैं ना, हाँ मैं आपको रेजिस्टर्स नहीं बताया था, तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर इज नथिंग बट जो भी हम अभी मेटालिक कंडक्टर कह रहे थे ना पूरे टाइम अब तक, अभी अपनी जो वीडियो थी उसी मेटालिक वीडियो लिख दिया मैंने। उसी मेटालिक कंडक्टर का जो हम अभी बोल रहे थे ना, हम यूज कर रहे थे, उसी मेटालिक कंडक्टर को जगह अगर मैं एक बल्ब का यूज करूं, ठीक है, या किसी और कंपोनेंट का यूज करूं, तो आपको भी पता था कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर एटम्स थे, वो सब थे, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस थी, है ना। तो बल्ब था उसके अंदर भी रेजिस्टेंस थी, कोई और कंपोनेंट लूंगा तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है ना, तो वैसे ही एक रेजिस्टर क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एक सर्किट के अंदर, ठीक है ना। ऐसे से होते हैं, आपको दिखा देता हूँ, एक शेप बना के दिखाता हूँ। एक मिनट, कुछ हो सकता है आपने देखे हो, है ना, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, ऐसे से कुछ होते हैं, बीच में ये भी होता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ेंगे हमारी ई क्लास में, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ये, कोशिश करूंगा पढ़ाने की, ठीक है। तो हम सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास ये रजिस्टर है। अब ये जो होता है ना, रजिस्टर को हम ऐसे नहीं बनाते हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, हम उसका सिंबल यूज़ करते हैं, वो होता है ये, ठीक है। ये होता है हमारा रजिस्टर का सिंबल, तो मैंने वही बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक सीरीज सर्किट था, तो मैंने क्या करा है, सीरीज सर्किट इज नथिंग बट व्हेन यू करेक्ट ऑल योर रेजिस्टर्स इन अ लीनियर लाइन, एक सीरीज के अंदर जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो उसे हम एक सीरीज सर्किट कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप बेसिकली इसका जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आता है ना, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस सब को हमने 10th में पढ़ा था, दैट इज़ वेरी बेसिक, तो इसलिए मैं इसको फिर से इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर हम बात करेंगे डेकोरेशन, हाँ, कि हम इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन होती है डेकोरेशन के अंदर, जो हम लो वोल्टेज लैम्प्स यूज़ करते हैं ना, बेसिकली कुछ नहीं, जो दिवाली के टाइम पे हम लड़ियों का यूज़ करते हैं ना, ऐसी ऐसी सी लड़ियाँ होती हैं, एक बल्ब यहाँ होता है, एक बल्ब यहाँ होता है, एक बल्ब यहाँ होता है, तो वो सारे जो होते हैं ना, वो सीरीज़ में ही कनेक्टेड होते हैं, वो लो वोल्टेज होते हैं उनकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे रेजिस्टर्स जो है ना, वो ऐसे ऐसे पैरेलल लगे होते हैं, और उसके अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने इन चीज़ों को डिराइव कैसे करा है, हमने इन चीज़ों को डिराइव करा है इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, किस चीज़ को, पहली चीज़ है हमारी ओम्स लॉ, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ है कि सीरीज के अंदर हमारी जो करंट है ना, आई करंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और जो हमारा पैरेलल सर्किट है, इसके अंदर भी हमने पहली चीज़ ये ध्यान रखी है, ओम्स लॉ, और दूसरा कि जो हमारी वोल्टेज है ना अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, इसमें भी अक्रॉस ऑल, ठीक है ना। बस ये होता है हमारा सीरीज और पैरेलल। फिर एक आता है हमारा दूसरा, जो कि है सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स। मतलब ये कि जैसे आप ये एक सर्किट देख पा रहे हो, इसके अंदर मैंने दो रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करा है, और फिर बाद में तीन रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करा है। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस कुछ आएगा, वो पहले इन दोनों के पैरेलल वाले उसके आएगा, मतलब 1/R नेट से आएगा, ये R नेट 1 बन जाएगा, और ये 1/R नेट 2 बन जाएगा, और जो मेरा R टोटल आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी R नेट 1 प्लस R नेट 2, ओके। देन वी टॉक अबाउट द डिविजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान सा है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सा सर्किट है पैरेलल में, और आपके पास R1 रजिस्टर है और R2 रजिस्टर है एक, ठीक है ना, और आपको करंट I1 और I2 उसके अंदर से रिस्पेक्टिवली फ्लो कर रहा है, और आपको टोटल I की वैल्यू दे रखी है, तो आप बहुत ही आसानी से I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? उसके लिए प्रोवाइडेड क्या है कि आपके पास R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, I की वैल्यू है, बस इन तीनों से आप R1 के अंदर कितना जाएगा करंट, यानी I1,
और R2 के अंदर कितना जाएगा करंट, यानी I2, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, I1 के लिए है दैट I1 इक्वल टू आई R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, आई से कि आप इसे लर्न कर लो अभी के लिए, और अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है तो वो भी बहुत अच्छे से मैं अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको गूगल से देख सकते हो। दैट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास 3 ऐसे पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उसका भी कुछ सिमिलरली फॉर्मूला है कि I2 इक्वल टू R1 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द किरचॉफ्स लॉस। ये हमारे लास्ट टॉपिक है हमारी 3rd यूनिट का, दैट इज KCL एंड KVL। ये हमारा फर्स्ट लॉ है KCL, और दोनों जो हमारे लॉज है ना, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। तो पहला लॉ कहता है दैट algebraic sum of all the currents at a point or a junction is equals to 0। मतलब ये कि आप समझो कि एक मेरे पास पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा I1 आ रहा था, इस पॉइंट पे मेरा I2 आ रहा था, ठीक है, और I3 भी आ रहा था। लेकिन इस पॉइंट से फिर मेरा I5 जा रहा था, I4 जा रहा था। ठीक है, तो अब किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जब मैं इन पांचों को ऐड करूंगा ना, तो मेरा नेट जो आएगा, बेसिकली टोटल आई जो आएगा वो मेरा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे जो मेरे चार्ज की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, जो बेसिकली हम दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पॉजिटिव। मतलब I1 पॉजिटिव प्लस I2 ये भी पॉजिटिव प्लस I3 ये भी पॉजिटिव। लेकिन अब जो जा रहा है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्या होगा, जो जा रहा है, तो मतलब I3 था हमारे पास, हम इसके अंदर अब क्या ऐड करेंगे, प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट सिग्मा आई, मैं यहाँ पे k लिख रहा हूँ कांस्टेंट, और k इक्वल टू 1 से लेके n या जो भी वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसी को हम कहते हैं KCL, दैट इज नथिंग बट किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये इनकमिंग करंट कहते हैं इसे, जो अंदर आ रहा होता है, और जो आउटगोइंग होता है उसे हम आउटगोइंग कहते हैं, मतलब जो बाहर जा रहा होता है। Now let's talk about the second, that is KVL, that is Kirchhoff's voltage law, और हम इसे mesh law भी कहते हैं, कि अगर एक इन अ क्लोज सर्किट एवरेज सम ऑफ ऑल EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं उसी से ही समझा दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट के अंदर मैंने क्या करा है कि 6 वोल्ट EMF एक तरफ दिया है, और दूसरी तरफ मैंने 4 वोल्ट EMF दिया है। वोल्ट नहीं, वेलोसिटी लग रही है, मैं इसे वोल्ट बना देता हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ भी मैंने 4 वोल्ट दिया है, और मैंने बीच में रेजिस्टर दिया है, एक दिया है मैंने 3 ओम का, और एक दिया है मैंने 2 ओम्स का। ओके, और इसके अंदर से जो करंट जा रहा है ना वो I है। अब हमें क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसा सा ही क्वेश्चन कुछ आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, तो इस एग्जांपल से बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल EMF है और जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है ना, उन दोनों का सम 0 के बराबर है। अच्छा,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले क्या करना है, हमने पहले हमारा जितने भी हम ये ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको लिख लेना है, ठीक है? प्लस जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप होगी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमारे रेज़िस्टर के या मेटालिक कंडक्टर के, उसे हमें लिख लेना है, वीडी इज़ वोल्टेज ड्रॉप, और उन दोनों को हमें 0 के अकॉर्डिंग 0 पे इक्वेट कर देना है, ठीक है? ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें ये लॉ बता रहा है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमें साइन्स हमें पता होनी चाहिए किस चीज़ के। अब जैसे यहाँ पे मेरा जो ये बैटरी है ना, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव आपको पता होंगे कि जैसे ये किसी भी कोई एक बैटरी होती है, तो जो लंबे वाला जो लेंथ में लंबा डंडा है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, और जो लेंथ में छोटा है उसे कहते हैं नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा ये प्लस है, ये माइनस है। वैसे ही जहाँ से करंट एंटर कर रहा है ना रेजिस्टर के अंदर, वो एरिया प्लस होता है, और वो जहाँ से निकल रहा है वो माइनस ही। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। और ये वही सेम हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे ये प्लस ये माइनस। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ACW चलते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, और हम हमेशा माइनस से स्टार्ट करेंगे, मतलब -6 वोल्ट। हम हमेशा माइनस लिखेंगे और हम हमेशा ईएमएफ से ही स्टार्ट करेंगे, हमारी जो पहली ईएमएफ आएगी। तो मैं क्या कर लिखूंगा, मैं लिख दूंगा दैट -6। अब यहाँ पे क्या है, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हमें क्या मिला, प्लस मिला, तो हमने प्लस लिख दिया। क्या लिखा, +3। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप लिखनी है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगी हमारी, 3 इंटू आई। आई क्या है हमारा, करंट, ओम्स लॉ से हमने निकाल लिया ये, ठीक है ना। क्या, 3 इंटू आई हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, तो +3i, ठीक है। मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओ। -6 + 3i। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन है तो -4, और यहाँ पे प्लस है तो +2 इंटू आई इक्वल टू 0। उसके बाद ये वापस यहीं पे खत्म हो गया ना हमारा, ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आके यहीं पे ही रुक गया, खत्म हो गया हमारा जो सर्किट है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दैट 5i इक्वल्स टू 10, और i की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, ठीक है। तो इससे हम ये चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं, और हम एक एप्लीकेशन भी इसकी लगा चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होती है, और हमारे पास लास्ट में एक चीज़ बचती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट थैंक यू। ओके, बाय बाय। ठीक है, वैसे